Welcome to digital platform of सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। एक बार पुनः मैं ब्रिजेश उपाध्याय बीए फर्स्ट सेमेस्टर के इंग्लिश लिटरेचर के साथ आपके साथ उपस्थित हूँ। इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने प्रोज डिवाइसेस के बारे में बातचीत किया था, प्रोज डिवाइसेस को देखा था। कुछ और भी प्रोज डिवाइसेस थे जो उस वीडियो में कवर नहीं हो पाए थे। पुनः उसके अगले पार्ट को लेकर के, प्रोज डिवाइसेस के अगले पार्ट को लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूं। आज जिन प्रोज डिवाइसेस के बारे में हम बात करेंगे उसमें होगा टोन, मूड, एनालॉजी, एनेक्डोट और एंटीथेसिस। इन के बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रोज डिवाइसेस अभी और भी हैं, ऐसे ही हम इसके बाद अगले वीडियो में कुछ और प्रोज डिवाइसेस को कवर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज बात करेंगे हम प्रोज डिवाइसेस के बारे में। प्रोज डिवाइसेस का आज की वीडियो का पहला डिवाइस जो है वो है टोन। देखेंगे स्लाइड में कि टोन क्या होता है, इसका यूज ऑथर या राइटर अपने लिटरेरी वर्क में किस तरह से करता है। टोन इज अ लिटरेचर व्हेन द ऑथर यूज वर्ड एंड लैंग्वेज टू रिफ्लेक्ट हाउ दे थिंक और फील अबाउट द सब्जेक्ट मैटर। कहने का आशय है, कहने का मतलब यह है कि टोन जो ऐसा लिटरेरी डिवाइस है जिसका यूज जो ऑथर या राइटर जो होता है वो सब्जेक्ट मैटर के ऊपर करता है। और किसके साथ करता है? सब्जेक्ट मैटर के लिए जो वर्ड और लैंग्वेज से वो अपने सब्जेक्ट मैटर को रिफ्लेक्ट करता है, या और रिफ्लेक्ट क्या करता है, जो वो सोचता है या जो वो महसूस करता है उसे अपने वर्ड और लैंग्वेज यानी शब्दों के माध्यम से या वर्ड के द्वारा जब उसे रिफ्लेक्ट करता है उस विषय को, वह टोन होता है। इट इज इनडायरेक्टली शो द ऑथर्स ओपिनियन ऑन द लिटरेचर, यानी कि ये लिटरेचर में इनडायरेक्टली ही ऑथर के या राइटर के ओपिनियन को, उसकी क्या ओपिनियन होती है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पर, उसको वो क्या करता है, शो करता है, जो कि इनडायरेक्टली शो करता है। टोन कैन टेक मैनी डिफरेंट फॉर्म फ्रॉम ब्लीक एंड होपलेस टू ऑप्टिमिस्टिक एंड होपफुल। बहुत सारे टोन जो हैं वो कई तरह के हो सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल भी दिया गया है, वह ब्लीक टू होपलेस। ब्लीक का मतलब होता है बेरंग, बिना, मतलब कह सकते हैं कि निराशावादी टोन, या होपलेस टोन को वो कन्वर्ट कर सकता है किसमें, ऑप्टिमिस्टिक एंड होपफुल में। व्हेन एन ऑथर इज गुड एट सेटिंग टोन इट कैन मेक द स्टोरीज दैट मच मोर डायनेमिक। जितनी अच्छी तरीके से जो राइटर या ऑथर है वो अपने टोन को सेट करता है, यानी अपने लिटरेरी वर्क में जिस तरह से वो टोन को सेट करता है, उसी वह स्टोरी उसी के आधार पर और भी डायनेमिक हो जाती है। अगर यानी कि अगर राइटर ने उसको बहुत अच्छे से सेट किया है तो जो स्टोरी होगी वो बहुत अच्छी होगी और डायनेमिक हो जाएगी। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ टोन की। टाइप ऑफ टोन यहां आप देख रहे हैं दो तरह के होते हैं, एक होता है फॉर्मल टोन और इनफॉर्मल टोन। अब देखेंगे कि फॉर्मल टोन का यूज राइटर कहां करता है या इनफॉर्मल टोन का यूज वो कहां करता है। सबसे पहले फॉर्मल टोन। फॉर्मल टोन इज द प्राइमरली यूज एकेडमिक और प्रोफेशनल्स राइटिंग एंड यूजेस एप्रोप्रिएट एंड रिस्पेक्टफुल वर्ड्स व्हाइल अवॉइडिंग द स्लॉन्ग एंड contraction. Formal tone focus on the fact and information rather than use the figurative language. Figurative language. Some examples of formal tones are a thesis for a master degree, a cover letter for a job, a business personal proposal letter. देखिए, formal tone is primarily used in academic or professional writing and uses appropriate respectful word while avoiding the slang and contraction। यानी कि कहने का मतलब यह है कि फॉर्मल टोन जो है वो प्राइमरली प्रायः यूज किया जाता है किसी एकेडमिक या प्रोफेशनल राइटिंग के लिए, या इसे यूज एकेडमिक और प्रोफेशनल राइटिंग के लिए यूज किया जाता है। और क्या होता है इसमें, इसका यूज जो होता है, इसके जो वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, एप्रोप्रिएट होते हैं, और साथ ही साथ रिस्पेक्टफुल वर्ड का भी प्रयोग किया जाता है इस टोन में। अवॉइड किया जाता है स्लॉन्ग और कॉन्ट्रैक्शंस को,
यानी कि लंबे और बड़े शब्दों को या कठिन शब्दों को अवॉइड किया जाता है। एप्रोप्रिएट शब्द जो होते हैं उनका यूज किया जाता है, जो वर्ड रिस्पेक्टफुल होते हैं। फॉर्मल टोन फोकस ऑन फैक्ट, किस पे फोकस करता है? फॉर्मल टोन फोकस किस पे करता है? फैक्ट्स पे करता है। एंड इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन पर, रेदर देन अ यूज ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज, यानी फिगरेटिव लैंग्वेज यूज नहीं किया जाता है। फॉर्मल टोन अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसमें फिगरेटिव लैंग्वेज को आप यूज नहीं करेंगे, और उसको जो टोन है वो उस पर फोकस किस पे आप करेंगे? फैक्ट पे करेंगे और इंफॉर्मेशन पे करेंगे, यानी कि सब्जेक्ट मैटर के अलावा अन्य स्लॉन्ग टाइप का या कंस्ट्रक्शन की चीजों का, शब्दों का आप यूज नहीं करेंगे। सम एग्जांपल्स ऑफ फॉर्मल टोन्स, कुछ एग्जांपल्स हैं फॉर्मल टोन्स के, जैसे आप फॉर्मल टोन्स का यूज किन किन वर्क में कर सकते हैं? तो थीसिस ऑफ मास्टर डिग्री, मास्टर डिग्री के लिए आप कोई थीसिस लिख रहे हैं तो वहां आपका जो टोन होगा वो क्या होगा? फॉर्मल टोन होगा। किसी जॉब के लिए आप कवर लेटर तैयार कर रहे हैं तो वहां के लिए आपका जो टोन होगा वो क्या होगा? वो फॉर्मल टोन होगा। या आप किसी बिजनेस प्रपोजल के लिए कोई लेटर तैयार कर रहे हैं तो भी आपका जो टोन होगा वो फॉर्मल होगा। अगला है इनफॉर्मल टोन। इनफॉर्मल टोन क्या होता है? इनफॉर्मल टोन यूजेस मोर कन्वर्सनल अप्रोच विथ अ स्लॉन्ग jargon, फिगरेटिव लैंग्वेज, कॉन्स्ट्रक्शंस, डायलॉग्स। जो इनफॉर्मल लैंग्वेज होते हैं उनका यूज ज्यादातर क्या किया जाता है? कन्वर्सनल में, बातचीत टाइप में इसका यूज किया जाता है, कन्वर्सनल अप्रोचेज में किया जाता है, स्लॉन्ग में किया जाता है, जार्गन में किया जाता है, और इसमें फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं आप, जबकि फॉर्मल टोन में आप नहीं कर सकते। इसमें फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज आप कर सकते हैं, कॉन्स्ट्रक्शंस का यूज कर सकते हैं, इसको डायलॉग में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। द सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड द वर्ड यूजेस कैन वेरी ग्रेटली डिपेंडिंग ऑन द ऑथर्स प्रेफरेंस। इसमें जो ऑथर या राइटर होता है इस तरह के टोन में वो ज्यादातर बहुत ही बड़े शब्दों को जो ग्रेटली डिपेंड होते हैं उस तरह के शब्दों को, या फिर उसे जो ऑथर जिसको प्रेफरेंस देता है उस तरह के शब्दों का, उस तरह के वर्ड्स का वो यूज कर सकता है इनफॉर्मल टोन में। सम एग्जांपल्स ऑफ इनफॉर्मल टोन, अ कैजुअल ईमेल टू अ फ्रेंड, किसी फ्रेंड को आप कैजुअल ईमेल भेज रहे हैं तो वहां आप इनफॉर्मल टोन का यूज कर सकते हैं। अगर आप किसी पोएम को लिख रहे हैं उसमें आप इनफॉर्मल टोन का यूज कर सकते हैं। अ साइंस फिक्शन नॉवेल, अगर कोई आप साइंस फिक्शन पर नॉवेल लिख रहे हैं तो वहां पे आप इनफॉर्मल टोन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, मूड। अ लिटरेरी डिवाइस, मूड रेफर टू द emotional response that the writer wishes to evoke the readers through a story। एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस, मूड जो है वो क्या है? लिटरेरी डिवाइस है। एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस ये है जो क्या करता है? इमोशनल रिस्पॉन्स करता है। किस तरह से? राइटर क्या करता है इसमें? राइटर चाहता है, क्या चाहता है? ले आना चाहता है रीडर्स को स्टोरी में, इमोशनली अप्रोच करना चाहता है और चाहता है कि स्टोरी के लिए जो रीडर्स हैं उनका रिस्पॉन्स क्या हो? इमोशनल हो जाए, वो इमोशनल रिस्पॉन्स करें, या रीडर को इमोशनल करना चाहता है। अगर उसकी ये इच्छा होती है तो उसने वह इस मूड लिटरेरी डिवाइस का यूज करता है। दिस रिस्पॉन्स कैन रेंज एनीवेयर फ्रॉम फीलिंग्स ऑफ कॉम, फियर, एंगर और जॉय डिपेंडिंग ऑन द लिटरेरी वर्क। इसका रिस्पांस क्या होता है? रीडर पढ़ने के बाद क्या फील करता है, इसका रेंज बहुत बड़ा होता है, हर जगह होता है। रीडर्स क्या फील करता है? काम फील कर सकता है, शांति फील कर सकता है, डर के इमोशंस उसके बाहर आ सकते हैं, वो डर को भी फील कर सकता है, भय को, एंगर का भी इमोशन उसका दिख सकता है उस वर्क को पढ़ने के बाद, जॉय भी यानी एंटरटेन भी वो कर सकता है। इस तरह से मूड का प्रयोग लिटरेरी डिवाइस के रूप में किया जाता है। इन जनरल, शॉर्ट स्टोरी एंड पोएम फीचर्स कंसिस्टेंट मूड ड्यू टू देयर लेंथ। जनरली इसका यूज शॉर्ट स्टोरी और पोएम में किया जाता है। और क्यों किया जाता है? क्योंकि जो मूड है वो क्या हो, पोएम में और शॉर्ट स्टोरी में कंस्टेंटली बना रहे। डिपेंड किस पे करता है? डिपेंड का ड्यू टू देयर लेंथ, उनके लेंथ पर डिपेंड करता है। मूड और एटमॉस्फियर भी हम मूड को कह सकते हैं कि किस तरीके का एटमॉस्फियर वो क्रिएट कर रहा है, काल्म का कर रहा है, फियर का कर रहा है, एंगर का कर रहा है या जॉय का कर रहा है, किस तरह का एटमॉस्फियर राइटर अपने
वर्क के द्वारा क्रिएट करना चाहता है रीडर के सामने। सो एटमॉस्फेयर इज अ जनरल फीलिंग और रीडर एक्सपीरियंसेस एज दे रीड द पीस ऑफ लिटरेचर। मूड क्या होता है? जनरल तौर पे जो फीलिंग्स का एक्सपीरियंस होता है, जो रीडर एक्सपीरियंस करता है उस लिटरेरी वर्क को पढ़ने के बाद, वह मूड होता है, जिसमें हमने आपको पहले बताया काम, फियर, एंगर, जॉय, एक्सेट्रा, ये सब आते हैं। एंड नाउ द नेक्स्ट इज एनालॉजी। एनालॉजी ये भी एक प्रोज लिटरेरी डिवाइस है। एंड एनालॉजी is a prose device or literary device that create a relationship based on parallel or connection between two ideas। Analogy क्या करती है? कनेक्शन क्रिएट करती है। एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस है, एक ऐसा प्रोज डिवाइस है जो रिलेशनशिप क्रिएट करती है बेस्ड ऑन पैरेलल। पैरेलल दो ये थॉट भी हो सकते हैं, व्यक्ति भी हो सकते हैं, या वो दो सिमिलर चीजों में, पैरेलल चीजों में क्या करती है? रिलेशनशिप क्रिएट करने का काम करती है। By establishing their relationship, the new idea is introduced through a familiar and comparison, thus the making a new concept easier to grasp। जो easily grasp किया जा सके relationship को, और वो familiar हो, similar हो, उनको introduce भी करने का काम एनालॉजी के द्वारा किया जाता है। उनकी तुलना करने का काम, कंपैरिजन भी करने में एनालॉजी का यूज किया जाता है। This is done in an effort to create a similarities between two subjects order to give the reader image and point of comparison। ये क्या करता है? इसके माध्यम से राइटर एक ऐसा प्रयास करता है कि वो क्या कर सके? क्रिएट कर सके क्या? सिमिलरिटी। किसके द्वारा सिमिलरिटी क्रिएट कर सके? टू सब्जेक्ट, किसी दो विषय पर, या ऑर्डरली वो क्या करे? रीडर को एक इमेज या एक पॉइंट ऑफ कंपैरिजन दे, जिसे रीडर क्या करें? दोनों को रीडर के माइंड में सिमिलर सब्जेक्ट हैं उनका रिलेशन क्रिएट हो। एंड सिंपल एनालॉजी कंपेयर टू थिंग्स यूजिंग अ कॉमन फ्रेमवर्क। यानी कॉमन फ्रेमवर्क के माध्यम से, यानी कॉमन फ्रेमवर्क के द्वारा किसी दो वस्तुओं के बीच में, दो चीजों के बीच में ये सिंपली क्या करती है? कंपेयर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हॉर्स इज अ फॉल और डॉग इज टू पपी। यानी हॉर्स के लिए जो फॉल है वही डॉग के लिए पपी है। अब यहां देखिए, हॉर्स में और डॉग में क्या किया गया है? रिलेशनशिप को क्रिएट किया गया है। हॉर्स के साथ डॉग का रिलेशनशिप, यानी कि हॉर्स के लिए फॉल जो है वही डॉग के लिए पपी है। इस तरीके का रिलेशनशिप को क्रिएट किया जाता है। एंड हियर कंपेयरिंग बेबी एनिमल्स, यानी कि हॉर्स के बेबी एनिमल्स, बेबी को और डॉग के बेबी को एक साथ कंपेयर किया गया है। और ये काम है किसका? प्रोज डिवाइसेस में एनालॉजी का। अगला है एनेक्डोट। एनेक्डोट इज डिफाइंड एज अ शॉर्ट एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी और एन अम्यूजिंग इवेंट ऑफन proposed to support or demonstrate some point and make the audience laugh। ऐसा लिटरेरी डिवाइस जो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी को क्रिएट करे, जिसको एज्यूम करने के बाद, किसी घटना को एज्यूम करने के बाद या उसे सपोर्ट करने के बाद वो क्या करती है? डेमोन्स्ट्रेट करती है किस पॉइंट पे? जहां पे ऑडियंस लाफ करता हो, हंसता हो। यानी कि ऑडियंस को हंसने के लिए एक ऐसे पॉइंट पे क्या करती है? डेमोन्स्ट्रेट करती है किसी इंटरेस्टिंग स्टोरी में, वह एनेक्डोट होती है। एनेक्डोट कैन इंक्लूड द एक्सटेंसिव रेंज ऑफ टेल्स एंड स्टोरीज। इसका यूज बहुत बड़े स्तर पर, बड़े रेंज में, शॉर्ट स्टोरी में और कहानियों में एनेक्डोट का यूज किया जाता है। इनफैक्ट इट इज अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और अकाउंट ऑफ एनी इवेंट्स मेक द रीडर्स लाफ अब्रॉड ओवर द टॉपिक प्रेजेंट फॉर द पर्पज। कहने का आशय यह है कि ये एक छोटा डिस्क्रिप्शन होता है जो क्या करता है? रीडर्स को हंसने के लिए या जॉयफुल एंटरटेनमेंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है और इसका पर्पज भी यही होता है। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ एनेक्डोट्स। बहुत कई तरह के एनेक्डोट्स होते हैं। अम्यूजिंग एनेक्डोट्स और ऑफन यूज इन लिटरेचर। वेरियस types of anecdote used in English literature or such events, family reunions
और सर इसका यूज ज्यादातर उस तरीके के सब्जेक्ट मैटर पे किया जाता है जहां फैमिली रियूनियन की बात हो, वेडिंग हो, रिसेप्शन हो या अदर गेट टुगेदर्स पार्टी हो। इस टाइप की चीजों में अगर राइटर इस तरह की चीजों पे स्टोरी क्रिएट करता है तो उसमें इंटरेस्टिंग, इस तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरी को क्रिएट करता है और इसमें वो एनेक्डोट का यूज करता है। टीचर्स टेल्स अनाउंस टू देयर स्टूडेंट क्लासरूम अबाउट द इमिनेंट पीपुल एंड सेलिब्रिटीज। जब किसी इमिनेंट पीपुल या सेलिब्रिटीज के बारे में टीचर्स क्लास में बात करता है तो वहां भी एनेक्डोट क्रिएट होता है। राइटर्स एंड पोएट यूज देम देयर लिटरेरी वर्क। इसका ह्यूज यूज किया जाता है राइटर्स और पोएट्स के द्वारा अपने लिटरेरी वर्क में। तो आज के लिए बस इतना ही। कल एक फिर नए वीडियो के साथ, नए प्रोज डिवाइसेस के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव यू ग्रेट डे।